नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप द पंचायत देख रहे हैं। अभी गोपालगंज में हैं हम लोग और गोपालगंज में कुछ अलग अलग पार्टियों के लोग हैं। एमएल के भी लोग हैं और भाजपा के और आरजेडी के भी लोग हैं। चर्चा क्या होने वाली है? चर्चा बेहद सीधी सी है कि जातिगत जनगणना होना है कि नहीं होना है। लेकिन इसके पहले थोड़ी चीज़ें आप जान लीजिए। आपको ये चीज़ तो मालूम है कि अब तक जो जनगणना का पैटर्न रखा गया है वो 1931 वाला है। 1931 में आखिरी बार जो जनगणना हुई थी उसमें अनुसूचित जनजाति और दूसरी जातियों को लेकर के उसी में सार्वजनिक डेटा लागू कराया गया था, जिसमें दूसरे कास्टों को भी बताया गया था, दूसरी जातियों के बारे में भी बताया गया था। लेकिन उसके बाद से लेकर के अब तक कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। 1941 में ज़रूर ऐसा हुआ था, लेकिन उसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया। फिर 1991 का दौर आपको मालूम है, जब मंडल कमीशन की बात हुई थी। मंडल कमीशन का एक सिफारिश लागू किया गया था वीपी सिंह के द्वारा उनकी सरकार में। उस पर भी बहुत सारे बवाल हुए थे। अब वही सेम चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। अभी भाजपा की सरकार है और भाजपा ये चाहती है कि वो जातिगत गणना नहीं कराएगी, जनगणना नहीं कराएगी। लेकिन आज जिस तरीके से आपने तस्वीरों में देखा, जो भी वीडियो पे दिख भी रहा होगा, कि बिहार की जो राजनीति है उसमें जो दो अलग अलग धड़े हैं, यानी कि एक सिटिंग यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष में तेजस्वी यादव और बाकी तमाम पार्टियां मिलकर मिलने गई थीं प्रधानमंत्री से। क्या क्या बातें हुई वो भी स्पष्ट होगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ के लोग क्या उस पर अपनी राय रखते हैं और इनका क्या कहना है, इसे भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आरजेडी से ये शुरुआत करते हैं कि आज आपके नेता प्रधानमंत्री से मिले और नीतीश कुमार के साथ मिले। यहाँ पे आप लोग एक हैं, मतलब आपके हिसाब से स्पष्ट है कि जनगणना होनी है। तो जनगणना होने के क्या तरीके होने चाहिए और क्यों ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले हम आपकी टीम को बधाई देते हैं। मेरा नाम इम्तियाज़ अली भुट्टो हुआ। मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान महासचिव हूँ। जहाँ तक जातीय जनगणना की बात है, तो मेरे पार्टी और मेरे नेता का स्पष्ट मानना है कि बिना जातीय जनगणना कराए पिछड़े समाज को उसका हक और अधिकार नहीं मिल सकता है। आज भी जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो 1931 में जो आखिरी बार गिनती हुई थी उसी के डेटा के आधार पर योजनाएं बनती हैं। 70-90 बरिस हो गए उस जनगणना को कि किसकी कितनी आबादी है। आप डेटा नहीं लाइएगा, उसकी गिनती नहीं करिएगा, तो उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं कहाँ से बनेगी? जब तक उनकी संख्या का पता नहीं रहेगा तब तक ना उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बन सकती हैं, ना उनकी आर्थिक और उनकी सामाजिक उनका विकास हो सकता है। तो हमारा स्पष्ट मानना है, हमारे नेता ने प्रधानमंत्री से भी, हमारे नेता के पहल पर ही मुख्यमंत्री जी ने उनसे वक्त लिया और हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, जिसकी जितनी आबादी हो उस हिसाब से उनको आरक्षण का लाभ मिले। मतलब आप इसमें एक बात अभी कह गए कि आपके नेता के कहने के बाद ही नीतीश कुमार तैयार हुए हैं। उसके पहले नीतीश कुमार तो खुद स्वीकार किए हैं, प्रधानमंत्री के यहाँ भी स्वीकार किए हैं कि तेजस्वी यादव के कहने पर ही मैं आपके पास आया हूँ। और हमारी पार्टी तो शुरू से इसकी मांग करती आ रही है। 2 बार हमारी ही पार्टी के पहल पे विधानसभा में रेजुलेशन पास हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, वो दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ शिष्टमंडल के साथ जाके कहती है कि होना चाहिए जातीय जनगणना, और बाहर निकल कर कहती है कि जातीय जनगणना होगा तो उन्माद फैल जाएगा। अब क्या स्थिति है, इन लोगों का क्या विचार है, अब तो यही जानते हैं लोग। ठीक है, हमारे साथ भाजपा के भी एक नेता हैं ही, इनसे भी यही जान लेते हैं कि आप जिस तरीके से ये एक बात कह रहे हैं, आपकी पार्टी जो कह रही है कि इससे उन्माद फैल जाएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा उन्माद फैलने वाला है, वो कौन सा ऐसी विपद घटना होने वाली है। और दूसरी चीज़ कि क्या आपको नहीं लगता है कि जिन लोगों को उनके जनसंख्या के आधार पे जो मिलना चाहिए आरक्षण, वो उन्हें नहीं मिल रहा है, तो क्या इसके आप हक में नहीं हैं? पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और रही जहां तक बात आपने कहा कि जातीय जनगणना की, तो बेशक इसमें उन्माद तो होना ही है, स्वाभाविक है। जो लोग जातीय आधारित राजनीति करते हैं वो चाहते हैं कहीं ना कहीं जाति, मजहब और धर्म के आधार पर लोगों को खंडित किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर चाहती है कि इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम जो हो अपने देश में नहीं हो। और जितनी भी क्षेत्रीय दल है वो चाहती है कि जाति के आधार पर हमारा जो वोट है
वोट ऑफ परसेंटेज है वो कहीं जाए नहीं और उसकी मैं राजनीति करता रहूं। लेकिन मान लीजिए हम लोगों का अपना नज़रिया है। ये चीज़ तो आप भी करना चाहते हैं ना? क्या हम कहाँ करना चाहें? हम तो कहते हैं जातीय नहीं, आप आर्थिक तौर पर करिए ना भैया। हर धर्म में, हर वर्ग में लोग हैं जो कमज़ोर हैं। भाजपा फिर बाकी लोगों का ख़त्म क्यों नहीं कर रही है? कहाँ खत्म, कैसे, आप बताइए। आप जो कह रहे हैं, हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर किया जाए। और आर्थिक तौर पे किन की जनगणना की जाए? क्या सामूहिक तौर से सभी की जानी चाहिए या फिर सिर्फ किसी एक? सभी लोगों की करना चाहिए। हम एक माने किसी जाति वर्ग विशेष को नहीं कह रहा हूँ, इंगित नहीं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ उन्हीं का कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ हर लोगों का कीजिए आप। ये आप अपनी तरफ से कर रहे हैं कि भाजपा की ओर से बोल रहे हैं? नहीं, जो भी सामाजिक तौर पर जो लोग पिछड़े हुए हैं उनका आर्थिक तौर पर जनगणना होना चाहिए, जो पार्टी ने भी पूर्व में कहा है अपने बयान में। पूर्व में पार्टी ने ये बात कह दी, लेकिन 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 उन्होंने 2021 में जो जनगणना होने वाली है उनमें स्पष्ट लिखा है कि खाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही इसमें शामिल किया गया है। तो इसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी है? क्योंकि आप भाजपा से आते हैं तो भाजपा वाला बयान दीजिए, और अगर व्यक्तिगत देंगे तो हमें खुशी होगी। देखिए, जहाँ तक आपने मान लीजिए हमें भारतीय जनता पार्टी के नाते ही आपने हमको यहाँ बैठाया है, तो स्वाभाविक है कि जब भी मैं बोलूँगा तो भारतीय जनता पार्टी का ही सर पिछली वाली बात में थोड़ा सा अलग बना था। नहीं, पक्ष मैं रखूँगा, ठीक है ना। पार्टी ने जो मान लीजिए क्या अब उसमें जो एजेंडा मान लीजिए उन्होंने तय किया है, हो सकता है कि पार्टी कहीं सोचती हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से ही शुरू किया जाए और उसके बाद धीरे धीरे सारी जातिगत जो जनगणना है उसको किया जाए। ऐसा भी हो सकता है, जो अभी प्रारूप सामने नहीं आया है, स्पष्ट तौर पर अभी सामने नहीं आया है। इसलिए फिर आगे जैसा प्रारूप सामने आएगा उसी प्रकार से फिर अपना स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, वकील साहब भी हैं, अजात शत्रु जी। सीधा सवाल, कितना संतुष्ट हैं इनकी बात से और आपको क्या लगता है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इनका जवाब हास्यास्पद है। हमारे मित्र कहते हैं कि जो सामाजिक स्तर से पिछड़े लोग हैं उनको आर्थिक स्तर पे मदद की जानी चाहिए। क्यों भाई, जो सामाजिक स्तर से पिछड़ा है उसको सामाजिक स्तर पे क्यों नहीं बराबरी मिलनी चाहिए उसको? आर्थिक देखिए, ये जो जातीय जनगणना है, सही मायने में समझिए कि सारा का सारा स्टोरी जो है वो जाकर के जातिगत आरक्षण जो है उसको लेकर के ये सब चल रहा है कि जातिगत आरक्षण के विरोध में हमेशा रही है बीजेपी। और बीजेपी आरएसएस का तो ये पुराना एजेंडा रहा है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आरक्षण की बात करते थे तो बाबा भीमराव अंबेडकर का भी पुतला दहन करने का काम ये आरएसएस के लोगों ने किया था। तो इस देश में पशुओं की गिनती हो सकती है, पेड़ की गिनती हो सकती है, नदी नाले सड़क की गिनती हो सकती है, तो भाई हाँ, तालाबों की भी गिनती हो सकती है। तो आखिर क्यों नहीं जातिगत जनगणना हो सकती है? और जातिगत जनगणना से कौन सा उन्माद फैल जाएगा? हमको अगर ये जानकारी हो जाए कि हमारी संख्या इतनी है तो इससे किसी के पेट में क्यों दर्द होता है? दर्द सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये जो गरीब तबका है, ये जो दलित है, ये जो पिछड़े हैं, ये जो ओबीसी है, जो मतलब उनको उनका अधिकार जो नहीं प्राप्त है, उनको जो अपनी भागीदारी होनी चाहिए हर महकमे में वो नहीं प्राप्त है, तो इनको डर है कि कहीं वो लोग अगर उस पर अपना हक मांग बैठे तो इनका क्या होगा। आप सोचिए कि ये बीजेपी जो 10% आरक्षण दी हुई है अपर कास्ट के लोगों को, तो अगर ये जनगणना साबित कर दे कि अपर कास्ट के लोग 10% से कम हैं, तो ये उनका दिया हुआ आरक्षण कितना कारगर होगा और कितना बड़ा मजाक होगा इस देश में कि देश में इनकी आबादी 10% से कम है लेकिन इनको हर महकमे में जो है 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये बड़ा हास्यास्पद होगा। इसलिए मतलब हमारे जो साथी लोग हैं बीजेपी के, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ये पहले से भी मनुस्मृति से देश को चलाते आए हैं, आज भी चाहते हैं कि अपने ही तरीके से देश को चलाए, देश को में बराबरी नहीं आने दें। कोई जो है अगर बराबरी हो जाएगी तो फिर इनको तकलीफ़ होगी, इनके जो वर्चस्व है इसमें थोड़ी कमी आएगी। इसी वजह से ऐसा ये लोग कह रहे हैं। नहीं तो जातिगत जनगणना हो और फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उतनी हिस्सेदारी मिले। अगर इनको तकलीफ़ है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए तो ये लोग क्यों नहीं उठाते हैं इस बात के लिए कि भाई जाति ही नहीं होनी चाहिए इस देश में। बराबरी की बात हो तो जातीय को ख़त्म कर दीजिए, लेकिन जब जाति ख़त्म कर देंगे तो इनका वर्चस्व कैसे रहेगा?
ये अपने आप को बड़का कैसे कहेंगे, हमको छोटका कैसे कहेंगे। तो जाति इनको चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर किसी को अगर रिजर्वेशन मिलता है, उनको उसका हक अधिकार मिलता है कि हाँ भाई, तो इनको पेट में दर्द होता है। एक बात बड़े बेहतरीन तरीके से समझ लेने की ज़रूरत है कि जब वीपी सिंह ने 1991 में 27% आरक्षण ओबीसी के लोगों के लिए जब रखा था और कहा था कि नौकरियों में 27% का आरक्षण मिलेगा, उस दौरान बहुत हर तरीके से देश में जो स्वर्ण समुदाय से आने वाले लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने मंच से कहा था, वीपी सिंह ने मंच से कहा था कि क्या सिर्फ स्वर्णों के युवा ही इस देश के युवा हैं, क्या बाकी पिछड़े समुदाय के जो युवा हैं वो देश के युवा नहीं हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर इस देश में दोबारा से ओबीसी यानी कि जातिगत जनगणना प्रॉपर होगा तो ओबीसी का एक संख्या निकल के आएगी, उनके भी युवाओं को और थोड़ी सी नौकरियों में फ़ायदा मिलेगा। तो क्या भाजपा इसके पक्ष में नहीं है? ऑलरेडी पहले से 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जा रहा है। आपने जो कहा स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं, 27% आरक्षण जो दिया जा रहा है ना, बीपी मैं इनकार नहीं कर जी, बीपी सिंह के समय जो सरकार थी वहाँ आपने देखा, जब उन्होंने मंडल कमीशन जब लागू किया उस समय, तो देखा कैसे देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया था, जगह जगह हिंसाएं हो रही थी। क्यों हो रही थी? इसलिए कि आरक्षण जो है वो कहीं ना कहीं आके जाति पर ही आधारित हो गई थी, जिससे उन्होंने जस्टिफाइड किया कि जो पिछड़े कास्ट के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए, जिससे सवर्णों में उबाल आ गया। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि पिछड़ी जाति में ही सिर्फ लोग गरीब हैं, ऐसा नहीं है। हर समुदाय में लोग गरीब हैं, अमीर हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसलिए सभी को बराबरी का हक और दर्जा मिलना चाहिए। देश समानता है, सबके लिए एक बराबर है, इसलिए सभी को अधिकार प्राप्त है कि वो समान अधिकार से जिए और जीने का हक भी उनको प्राप्त है। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत चाहता हूँ कि आर्थिक तौर पर जनगणना होना चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति ठेला चलाता है वो भी 5 स्टार का मालिक बने, ठीक है ना, वो गरीब ही नहीं रहे। और इस देश की राजनीति की दुर्दशा कहिए चाहे दशा कहिए, उन्होंने सही दिशा देने का काम नहीं किया। और आज वक्त आ गया है उनके हक के लिए और उनके हकूक़ के लिए दिशा तय किया जाए। तनवीर साहब, आपके साथी कह रहे हैं कि जो रिक्शा चलाने वाला है वो भी बड़ा बने, 5 स्टार होटल में रहे, खाना खाए, तमाम चीज़ हो, यानी कि समानता की वो बात कर रहे हैं। पर एक सीधा सवाल ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि उस दौरान वीपी सिंह ने सबको समझाया, तो आज जब इतनी मजबूत सरकार देश में है तो क्या वो जनता को समझा नहीं सकती है कि ओबीसी को या फिर जो आरक्षण होगा और जो जातिगत जनगणना होगी तो उसमें बराबर का अधिकार मिल पाए? क्या वो इस बात से सवाल है कि गरीब का रिक्शा चलाने वाला कहाँ से 5 स्टार का मालिक बनेगा? उसको तो उसका हक देने की जब बात आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लग रहा है। जातीय जनगणना आप कराइएगा नहीं, उसकी गिनती बताइएगा नहीं, उसको जो उसका अधिकार है वो अधिकार आप दीजिएगा नहीं, और आप कहिएगा कि वो 5 स्टार का मालिक बन जाए। कैसे बनेगा? उसको आप अधिकार दीजिए, उसकी संख्या बताइए, उसका क्या, उसके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो योजनाएं बनाइए और संख्या के अनुपात में उसको लागू कीजिए, तब लोग उसको सामाजिक अधिकार मिलेगा, आर्थिक रूप से वो मजबूत होगा, सामाजिक रूप से वो आगे बढ़ेगा। बीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन लागू किया था, उस वक्त जब पिछड़े को आरक्षण देने की बात आई थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग पूरे देश में दंगा फैलाने का काम किए थे, सिर्फ इसलिए कि पिछड़ों को उनका हक नहीं मिले। आज पिछड़े सबल हो जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर मेरा क्या होगा? और ये लोग बराबरी की बात करते हैं, इनकी तो बराबरी की बात हास्यास्पद है और ये लोग नहीं चाहते हैं। इन लोगों की राजनीति आज तक हिंदू और मुस्लिम पर टिकी हुई है। ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़े की वास्तविक संख्या सामने आए और पिछड़ा अपना हक मांगे, और ये हक तो देंगे नहीं, और जब हक नहीं देंगे तो इनके खिलाफ वो खड़ा होगा, तो फिर इनका हिंदू मुस्लिम वाला जो राग है वो यहाँ फेल हो जाएगा। बस यही कारण है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ जातीय जनगणना हो और उनका अधिकार मिले। एक अनुमान में कहा गया है कि करीब 52% ओबीसी के लोग हैं इस देश में, आरक्षण सिर्फ 27% है। आपने क्या कहा? स्वर्णों को जो मिला उनके हिसाब से, उनके आधार पे मिला, जनसंख्या के आधार पे अनुमान ही लगाया गया है ना। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अभी मिला, अभी
मिला ना सर, तो मिला ना सर। तो वो तो 10% है। आप अगर 100 में मान लीजिए कहते हैं तो कितना सीट उनको मिलता है? कितने प्रतिशत हैं? 10 सीट मिलता है उनको। अच्छा एक चीज़ बताइए कि पूरे देश में बहुजनों की आबादी कितनी होगी, ओबीसी से लेकर के, और तमाम दलित पिछड़े मुसलमानों की आबादी कितनी होगी? तब तो हम मान लीजिए कोई डाटा एनालिसिस हमने किया नहीं है कि अनुमान तो लगा सकते हैं ना सर। अनुमान मैं कैसे आपको बता सकता हूँ? सर आप ही 1931 से लेकर के 2011 तक एक रिपोर्ट के आधार पे अनुमान लगा के ही आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आज भी लगा ही सकते हैं। नहीं कैसे लगा सकते? जब तक एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं होगा तब तक मैं स्पष्ट रूप से आपको नहीं कह सकता हूँ। सही बात है सर, तो भाजपा को यही करना चाहिए ना, ताकि एग्जैक्ट डेटा अब 2021 में आए, करीब 90 साल बाद ये लोगों को मालूम चले कि हम कितना बड़े हैं। भारत की आबादी बढ़ी है तो बाकी लोगों की भी आबादी बढ़ी हो। क्या आप सिर्फ चाहते हैं कि उनको दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ओबीसी इसी में बांट के उनको उलझाए रखा जाए? सर मैं तो चाहता हूं कि समानता हो जाए, पर समानता वाला आपका कोई कदम दिखाई दे नहीं रहा है। तो है ना, आदमी कैसे कमज़ोर होता है? आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है। जब इकोनॉमिकल पावर उसका कमज़ोर रहेगा तो स्वाभाविक है कि हमारी बराबरी नहीं कर सकता है, आपकी बराबरी नहीं कर सकता है वो व्यक्ति। जब फाइनेंशियली वो अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि आपकी बराबरी करेगा, हमारी बराबरी करेगा। आपको लगता है कि यहाँ पे वो लोग जो आप कह रहे हैं फाइनेंशियली बराबर हैं? कहाँ फाइनेंशियली बराबर है? तो फिर तो आरक्षण होना चाहिए। तो उसी पर ना हो रहा है कि आर्थिक तौर पर उनको आरक्षण दिया जाए। जो लोग वीकर सेक्शन में आते हैं, जो कमज़ोर हैं, तो भाजपा ने ये चीज़ क्यों नहीं लेके आया? उसने क्यों कहा कि भाई जो पिछड़े और अति पिछड़े हैं वही शामिल होंगे, बाकी लोग क्यों नहीं होंगे? अति पिछड़े की तो अभी बात नहीं हो रही है। सर बोला गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ही 2021 के जनगणना में भी रहेंगे उनकी। अभी तो हमने उसको स्पष्ट रूप से देखा नहीं है। हाँ तो मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं, आपके पास अगर कोई साक्ष्य हो तो हमें दिखा। बेशक बेशक मैं आपको दिखा दूंगा साक्ष्य। क्या कहना है? हमारे बीजेपी के मित्र जो बता रहे हैं कि रिक्शा चलाने वाला भी 5 स्टार का मालिक हो तो कैसे मालिक हो जाएगा? 200 रुपये किलो दाल है, 200 रुपये लीटर जो है खाने वाला सरसों तेल है, 100 रुपये पार कर गया है डीजल पेट्रोल का दाम। इसके बाद भी ये मतलब कितना हास्यास्पद बात है कि वो मालिक हो जाएंगे 5 स्टार का। उसको मतलब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में ज़िंदगी गुजर जा रही है, और ये ख्वाब दिखा रहे हैं। क्या किए हैं आखिर ये लोग कि बीजेपी आखिर ये 6 साल इनके अभी हो गया, 6 साल वाजपेयी जी चलाए। इतने दिनों में इन लोगों ने कौन सा काम किया है जो गरीब लोगों को उठाने के लिए? दूसरा चीज़ ये है कि ये बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों को बांट के रखना चाहते हैं, अनुसूचित जाति में, जनजाति में, पिछड़े वर्ग में, अल्पसंख्यक में। तो इनका बड़ा मजबूत दावा दिया जा रहा है कि जो वीकर लोग हैं इकोनॉमिकली, तो ठीक है, आप अगर इतना गरीब। एक मिनट इन्हें एक डेटा दिखा दूं कि मोदी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो अभी नए नए बिहार से गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं, आपको मालूम होगा नित्यानंद राय, ये जो स्क्रीनशॉट है ये भी उस पर दिखा दिया जाएगा। उन्होंने अभी फ़िलहाल कहा, यानी कि 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में अपने दिए गए जवाब में कहा कि अभी यानी कि फ़िलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। ये बीबीसी की एक रिपोर्ट है, शायद मैं गलत हूँ, ये रिपोर्ट सही हो सकती है या फिर लोकसभा का वो भाषण सही हो सकता है, इस पर मैं आऊँगा। अगर बीजेपी अपने आप को गरीबों का उत्थान करने वाली पार्टी बताती है और ये कहती है कि भाई गरीबों की गिनती हो, जो गरीब है उनकी गिनती हो करके उनको आगे बढ़ाया जाए, तो ठीक है। आप ही की सरकार ने सवर्णों को आरक्षण क्यों दिया भाई 10%? आप कहते हैं कि 10% जो गरीब हैं उनको आरक्षण दे रहे हैं, गरीब में भी जो सवर्ण हैं उन्हीं को आरक्षण देंगे 10%। तो आप भी तो, आप जो सवर्ण का राग अलापिए तो आप जातिवादी नहीं हैं। और जब हम जो रिक्शा चलाने वाले हैं, सड़क साफ़ करने वाले हैं, नाली साफ़ करने वाले लोग हैं, जिनको इस व्यवस्था में कहीं रखा नहीं गया है, आखिरी पावदान पे खड़े हम लोग हैं, हम लोग अपना हक अधिकार मांगते हैं, तो हम लोग जातिवादी हो गए? आप सवर्णों को 10% आरक्षण दिए तो आप आज तक आपको कोई जातिवादी नहीं कह रहा है। तो ये जो इनका दोहरा चरित्र है, ये अब देश की जनता जान गई है। और देश की जनता ये कैसे नहीं कराएंगे जातिगत जनगणना, ये इस बार देश पूरा जग गया है और पूरा देश इस पर नोटिस ले रहा है कि जातीय जनगणना होना चाहिए।
नहीं होगा तो जिस तरीके से अभी मेडिकल के एग्ज़ाम में जैसे ओबीसी के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था, इसके पहले जो बीजेपी के ही इशारे पे जो है एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के उसको कमज़ोर कर दिया गया था। इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, बहुत सारे लोग सड़कों पे उतरे, बहुत सारा संगठन सड़कों पे उतरा, तब जा कर के फिर उसको फिर से ठीक किया गया। तो बीजेपी का ये जो दोहरा चरित्र है ये भी जनता देख रही है, और ख़ास तौर से ओबीसी के समाज के लोग तो ज़रूर देख रहे हैं कि ये वही बीजेपी है। जब ओबीसी आरक्षण 27% दिया जा रहा था तो ये सरकार जो है गिराने का काम किए थे। आज वही ओबीसी जिस तरीके से कौन से नशे में आ गए हैं, हिंदुत्व के नशे में आ करके बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। आप मतलब स्पष्ट हो जाएंगे उस दिन जब बीजेपी फुल फॉर्म में आ जाए, तो ये ओबीसी का ही गला घोटने का काम करती है। ओबीसी का ही गला घोटने का काम ये बीजेपी करती है, ओबीसी का ही वोट लेकर के और ओबीसी के ही हक अधिकारों को समाप्त करती है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, देखा होगा। उसमें बड़ा चीख चीख के और बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए सर आपकी पार्टी के द्वारा कि 27 ओबीसी मिनिस्टर्स इस बार आए हैं। उनकी गणना क्या किसी ने मांगा था भाजपा से, जो भाजपा ने अपने पोस्टर्स पे मोदी जी का पोस्टर लगा के वो तमाम चीज़ें की गई थी? क्या रीज़न है? वो जो पोस्टर लगाया कोई कार्यकर्ता उत्साह में लगा दिया होगा। जो लोग उंगली उठाते हैं, एक उंगली उठाते हैं दूसरे की तरफ, 4 उंगली अपने तरफ उठता है। तो जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्वर्णों की पार्टी है, उसने अपने उत्साह में दिखाया कि नहीं नहीं, ऐसा जो आप लोग कहते हैं कि ये पार्टी स्वर्णों की है, स्वर्णों की पार्टी नहीं है। ये पार्टी स्वर समाज की पार्टी है, सभी को साथ लेके चलने की काम में विश्वास रखती है भारतीय जनता पार्टी जी। और जो पोस्टर लगाया उत्साह में कार्यकर्ता ने लगा दिया होगा कि हम देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जो आरोप हम पर लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि मैं सिर्फ स्वर्णों की पार्टी हूँ, ऐसा नहीं है। स्वर्णों की पार्टी नहीं है, सबके हक और अधिकार को लेकर चलती है और सभी लोगों को समान अधिकार देती है। अरे इनका बात बहुत हास्यास्पद है। अभी पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई पूरे बिहार में यात्रा निकाल रही है और लोगों को बताने के लिए यात्रा निकाल रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमने इतने अति पिछड़े लोगों को स्थान दिया है, और ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता लोग उत्साह में लगा दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल का बयान है, पूर्व उप मुख्यमंत्री हर जगह कई कार्यक्रम में वो लोग शामिल भी हुआ है, और ये कहते हैं कि कार्यकर्ता उत्साह में लगा दिया है। इन लोगों के काम करने का तरीका, बोलने का तरीका अलग अलग है। बोलते कुछ और हैं, काम कुछ और करते हैं। पीठ पर मुंह पर ओबीसी की प्रशंसा करेंगे, और जितना उनको दबाने वाला कानून होगा, जितना उनको परेशान करने वाला कानून होगा, वो सारा कानून ये लोग ला देंगे। जैसा कि ये कह रहे हैं बार बार कि हम चाहते हैं कि आर्थिक आधार पे हो, तो अगर आर्थिक आधार पे होता है तो वैसी स्थिति में आप लोगों का क्या रहेगा? क्योंकि अगर वो कह रहे हैं तो उनके तरफ से भी सही है, आर्थिक आधार पे भी जनगणना होनी चाहिए, तो आप क्या मत रखते हैं? अब देखिए, आर्थिक आधार पे जनगणना की जो बात है, तो ये जनगणना मतलब ये डाटा लेकर के क्या किया जाएगा? अगर आर्थिक तौर पे आपको बराबरी लानी है तो सबसे पहले वो जो हजारों एकड़ ज़मीन की मालिक बने हुए हैं, आज़ादी के बाद से उनको जो गिफ्ट मिला हुआ है, जो आप आम तौर पे देख लीजिएगा तो कौन से समाज के पास ज़्यादा है, आपको ये पूरा देश जानता है, तो क्यों ना उनसे ले करके जो है बराबर बांट दिया जाए सब। लैंड रिफॉर्म की बात कर, फिर कोई गरीब रहेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, इनको तो बस पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करना है, गद्दी पाना है। गद्दी के लिए अलग अलग तरीके से लोगों के भावनाओं को छेड़ना है। अभी जो है सब लोग जानते हैं कि ये ओबीसी के लिए बिल्कुल ही खतरे वाली घंटी है बीजेपी, लेकिन हिंदुत्व का राग अलापेंगे, मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद के खिलाफ बयान देंगे, इसी तरह के बयानों से जो है हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करते हैं, वोट का सत्ता पाते हैं। इनको समझ में आ गया है कि सत्ता पाने का सबसे आसान तरीका यही है। गरीबी ख़त्म करना अगर इच्छा होती तब ना जा कर के आप गरीबों का गिनती कराइएगा। गरीबों की गिनती आप कहाँ नहीं कर लीजिएगा। चलिए आपको झुग्गी दिखाते हैं, आपको इसकी गणना करनी है कि झुग्गी में कौन रहता है। वहाँ कोई अमीर नहीं रहता है झुग्गियों में, जहाँ रास्ता नहीं है, जहाँ नाला नहीं है, वहाँ गरीब रहते हैं। आप करिए ना विकास। आज 6 साल में आप क्या किए? गरीब के लिए क्या ऐसा हुआ है कि नौकरी तो आपने किसी को दिया नहीं,
राशन की राशन सब महंगा कर दिए, तो आप किस आधार पे कहते हैं कि हम भाई गरीबों के उत्थान के लिए हैं? चाहे गरीब का राग लापना छोड़िए। आपका मुख्य एजेंडा है देश में सांप्रदायिक उन्माद को फैला करके अपना राजनीतिक ध्रुवीकरण, वोटों का ध्रुवीकरण करके अपने गद्दी को संभाल कर रखे। गद्दी के मोह में रहते हैं ये लोग, गद्दी चलाना ही बस जानते हैं, देश चलाना नहीं जानते हैं। ठीक है, क्या जवाब है आपका? देखिए, इन्होंने जो मित्र ने हमारा जवाब दिए हैं, स्पष्ट तौर पर अगर कहें हम, कहीं ना कहीं ये ग्रसित हैं, मोदी फोबिया से ये ग्रसित हो गए हैं, ठीक है ना। और आप देखिए, आज गरीबों को जब से लॉकडाउन लगा तब से उनको अनाज फ्री मुफ्त दिया जा रहा है। वही कांग्रेस की सरकार थी जिसमें हो सकता है कभी ये लोग भी सहयोगी रहे हों। उस समय कहा जाता था कि 20 रुपया वहाँ से हम भेजते और यहाँ आते आते 8 आना उसको मिलता है। आज उसको अगर 20 रुपया दिया जाता है तो उसके डायरेक्ट अकाउंट में 20 रुपया जाता है। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। और आप कहते हैं कि अनाज महंगा हो गया, अरहर दाल महंगा हो गया, मसूर दाल महंगा हो गया। महंगाई सिर्फ आप दालों में देख रहे हैं अपने। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं जो कि दालों की महंगाई बढ़ गई, हमें तो नहीं लगता है कि महंगाई कहीं से बढ़ी हुई है। इसलिए कि स्पष्ट है कि जिस समय आप जो है अपने पीछे वाले जो लोग सर्विस करते हैं, हो सकता है कि कोई लोग सर्विस में 1000 पर ज्वाइनिंग किया होगा, आज उसको 70,000 रुपया मिलता है। आप इसका इंक्रीमेंट नहीं देखते हैं और सिर्फ आप एक ही आलाप रखते हैं कि अनाज का दाम बढ़ गया और गैस का दाम बढ़ गया और पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ गया। ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये जो फाइनल करते हैं, आपकी बात होगी। क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है आपको, जवाब। देखिए, हमारे पार्टी की स्पष्ट मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिना जातीय जनगणना किए अति पिछड़े समाज को उनका हक और अधिकार नहीं दिया जा सकता है। और जहाँ तक महंगाई की बात है तो 1,000 रुपये कमाने वाला 70,000 कमा रहा है, तो एक रिक्शा चलाने वाला जो रोज़ 200 रुपये कमा रहा था, आज कितना रुपया कमा रहा है? वो 20,000 तो नहीं कमा रहा है, वो 200 जो कमा रहा था वो 500 कमा रहा है। महंगाई जो 70 रुपये दाल था वो 200 रुपये किलो हो गया। सरसों तेल जो 120 रुपये लीटर था वो 210 रुपये लीटर हो गया। तो कहने का मतलब है कि इनकी मंशा नहीं है गरीबों का उत्थान हो, अति पिछड़े समाज को उनका अधिकार मिले। इसी तरह ये लोग बरगला के सत्ता चला रहा है, जनता है, सब देख रही है। अब इन लोगों का ये ढकोसला ज़्यादा दिन तक चलने वाला भी नहीं है, ये आखिरी है। जातीय जनगणना में स्पष्ट हो जाएगा जातीय जनगणना के बाद कि ये लोग कहाँ रहेगा, इसका कोई पता नहीं है कि लोग कहाँ जाएगा।